In this lecture I will only take questions. कोई कंसेप्ट नया नहीं है इसके अंदर. कंसेप्ट की बात की जाए तो देयर इज नो लिमिट ऑल्सो. कोई भी दो कंसेप्ट को जोड़ के यू कैन ऑलवेज कम अप विद द थर्ड कंसेप्ट, राइट. सो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब खत्म हो गए. सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर अस नाउ. ठीक है. तो स्टार्ट विद वन प्रॉब्लम हियर. से देयर इज अ रिंग, or rather arc. It's a part of a ring. ठीक है. पूरा सर्कल का तो ऐसा होता था ये, बट इतना ही सेक्शन दिया हुआ है इसका. ठीक है. एंड इट इज गॉट सम चार्ज. इसका कुछ चार्ज भी है. यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस. लैम्डा दिया हुआ है. Lambda coulombs per meter is the charge on this arc, and it has got radius r. Fine. We need some more information, I guess here. Theta है ना. तो काम करते हैं. थीटा के लिए इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा 1 और इस एंगल को बोल देते हैं थीटा 2. Is it clear? So what is the electric field and electric potential at this point? निकालना था आपको ये. तो देखो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है आपको. अरेंजमेंट दिया है किसका? चार्ज का. You have been given charge distribution and you have to use fundamentals of electric field and potential to find out field and potential at origin, right? Radius r दिया हुआ है. तो had it been a point charge, अगर ये point charge होता तो आंसर होता है k³ by r square. ये point charge नहीं है obviously. So what do we do? We integrate, right? तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक एंगल ले लेंगे छोटा थीटा. सॉरी, एक एंगल थीटा ले लेंगे. And this is d theta, right? A very small segment which has got charge dq. Because of this, field will be in this direction, right? So d कितना हो जाएगा? ये dq by distance square. I hope it makes sense. हाँ, dq is like a point charge. I can always find electric field at this point. Say in this direction. Now I cannot integrate this d. Or can I? इसको हम integrate कर सकते हैं क्या? इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं. क्यों? इट्स अ वेक्टर, राइट? इट्स अ वेक्टर. सो व्हाट डू वी डू? Take the components. We have to take the components, one along x axis, one along y axis, right? So say along x axis इसको ex बोल दिया और मान लो मैं इसको y ले लेता हूँ. फाइन. सो इसको ey बोल दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis इक्वल टू इंटीग्रल dEx, राइट? तो अभी काम करते हैं. dx मतलब क्या? दिस इनटू cos थीटा हो गया ना. ये थीटा है तो d का कंपोनेंट d cos थीटा होता है, राइट? तो k इंटू dq क्या है? इसके अंदर का चार्ज. इसके अंदर का चार्ज क्या होगा? जो इसकी लेंथ है. लेंथ कितनी है इसकी? r d थीटा इंटू लैम्डा. दिस इज चार्ज, राइट? k³ by r स्क्वायर इंटू cos थीटा. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे इसकी? लिमिट्स आएंगे इसकी माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक. मतलब थीटा 1 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है. तो 20 से 70 डाल दोगे ना इसको, तो उसको लगेगा यहाँ 20 से लेके यहाँ 70 आना है. समझ में आ रहा है क्या? इसमें ये 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है. तो लिमिट्स अगर आप 20 से 70 डालोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि आपको इस 20 से इस 70 पे जाना है. तो इसको पकड़ेगा वो. समझ में आ रहा है क्या? सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट. इट हैज टू बी -20 और माइनस थीटा 1 प्रिसाइजली है. ठीक है. तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है मेरे ख्याल से. k by r लैम्डा. ठीक है. k by r लैम्डा और इंटीग्रल cos थीटा d थीटा.
जो कि साइन होता है ना शायद, तो साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 1, प्लस लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं इसको। दिस इज एक्स। समझ में आया क्या आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस विल बी दिस मच। When we talk about y axis, से नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे का y axis लिया है। So in that case क्या हो जाएगा? cos का sin हो जाएगा शायद, everything will remain same। और sin का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos, राइट? तो माइनस cos में लिमिट्स आएंगी ऐसे, माइनस cos में लिमिट्स आएंगी माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, फाइन। तो क्या हो जाएगा? माइनस cos ऑफ माइनस cos ऑफ थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा ना, राइट? और डेफिनेटली वी कैन से cos माइनस थीटा 1 इज cos थीटा 1 ओनली। तो कुल मिला के EY which I am assuming डाउनवर्ड, नीचे को मैंने EY माना है यहाँ पर, ठीक है? नीचे वाले को, इस वाले भी x माना है, हो जाएगा k लैम्डा r बाय cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इज इट क्लियर? तो जब ये ज्यादा बढ़ेगा, ऊपर का हिस्सा ज्यादा बढ़ेगा, तो फील्ड नीचे आने के चांस बढ़ जाएंगे। जब दिस पार्ट इंक्रीजेस तो ऊपर के फील्ड के चांस बढ़ जाएंगे। सो ये बढ़ेगा तो नीचे के फील्ड के चांस बढ़ेंगे। तो बोल सकते हैं ना, अगर थीटा 2 अगर बढ़ेगा तो cos थीटा 2 कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? When this part increases, theta increases, theta 2 increases. When theta 2 increases, cos theta 1 decreases. तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। यही तो डिपेंडेंसीज है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। For special cases, if I say if I talk about infinite line, so what can you comment about theta 1, theta 2? 90 degree. That's correct. So for infinite line, theta 1 equal to theta 2 equal to 90 degree. pi by 2, right? It implies 1 plus 1 2 हो जाएगा ना ये? मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हुए एक बार अच्छी तरह से और रिवाइज किए हुए हैं, तो बस सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो 2 हो जाएगा, तो 2k लैम्डा बाय r, और k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। याद आया? फॉर इनफाइनाइट लाइन। बट ये बताओ, इनफाइनाइट लाइन कहाँ से आ गई इसके अंदर? इनफाइनाइट लाइन कहाँ से आ गई? ये तो आर्क की बात चल रही है ना। एक्चुअली पता है उसका भी रिजल्ट सेम आता है। वी विल टॉक अबाउट इट नाउ। हम बात करते हैं इस बारे में। इसको लिखो मत अभी, लिखो मत, डोंट राइट। So I'll explain it. See, there's a very interesting result. ये तो आर्क के लिए हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, अभी देखो, अगर एक लाइन है ऐसे और आपको यहाँ पर फील्ड निकालना है, इस लाइन में लैम्डा कूलम्स पर मीटर चार्ज दिया हुआ है, लाइन का डिस्टेंस जो है इससे वो r दिया हुआ है, फाइन। और दिस एंगल इज थीटा 1 and this angle is theta 2, and you have to find out electric field here. So what do we do? Very similar approach, no? हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक y ले लेते हैं, फिर इसके लिए dy हो जाता है, ये है ना। इसके लिए फील्ड यहाँ आता है,
से DE की वैल्यू क्या होती है? K Q कितना हो जाएगा इसमें? लैम्डा dy बाय ये डिस्टेंस है स्मॉल r है. Is it clear? So to find out Ex, we have to get a component along x-axis. समझ लेते हैं Ex will be equal to integral dEx equal to k lambda dy cos theta by r square. समझ में आ रहा है क्या? But the problem is there are three variables y, r and theta. So what do we do? R square square. Yeah, we will write everything in terms of say theta. तो काम करें थीटा में लेके आते हैं सब कुछ. तो देखो y by r equal to tan theta हो गया ना? dy equal to r sec square theta d theta हो गया. Fine. And r square equal to another r equal to r sec theta हो गया. समझ आ रहा है क्या ये थीटा नहीं थीटा है ना? आई होप इट इज क्लियर. श्योर. डोंट टेक अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग dy as small r d theta. ये d theta I understand. Small r d theta is not this. It will be this. ये गलती करते हैं कई लोग. वापस रिपीट कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पर क्या था? ये कैपिटल r था, राइट? कैपिटल r. The d theta. So d theta will give you this, right? So अगर r d theta करोगे तो आपको ये मिलेगा and that is different from this. Is it clear? You can see also. dy is not r d theta. This is r d theta sec square theta. समझ में आ रहा है क्या? पक्का? Okay, fine. So now we'll substitute all these values here. So k lambda dy की जगह पुट कर दो ये r sec square theta d theta. फिर आगे cos theta एक cos theta divided by r square. R square is this. R square sec square theta. Is it clear? I hope it makes sense. Fine. Okay. So limits right from limits आएंगे इसके हिसाब से माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 k लैम्डा बार आ गया बाय r sec स्क्वायर sec कैंसिल हो गया cos थीटा माइनस थीटा 1 टू थीटा 2. इसके आगे वही सेम ओल्ड स्टोरी. Right? Look at these results. Ex same आ रहा है. नहीं समझ में आप पे आया? Good. So यहाँ पर ना हमें बहुत अच्छा सा एक शॉर्टकट मिलता है. शॉर्टकट ये है कि if I am asked to find out electric field because of a line, then instead of doing all these things, I can assume it to be an arc like this. उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है. अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको डायरेक्टली लैम्डा dy यहाँ चार्ज डाल दिया है और यहाँ पर dq लिखा है. तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर भी छोटा ये. चलिए ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना तो आई शुड स्टार्ट हियर डायरेक्टली. और यहाँ ey भी लिखा हुआ है. एक्चुअली में 2 लाइन में हो गया ये और इसमें पूरा हार्डकोर मैथमेटिक्स घुसा हुआ है. इज इट क्लियर? सो जस्ट बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बिकम इजी फॉर अस, वी प्रिफर सॉल्विंग इट लाइक दिस. ठीक है? अच्छा इसमें उसको यहाँ से यहाँ उतारना कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है.
तो पहले मिटा दूँ पूरा ये, लिख लिया। देखो अगर आपके पास एक लाइन है ऐसी, इसका डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक सर्कल बना दो, इसका रेडियस 4 मीटर हो, फाइन। नाउ जस्ट फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड, जस्ट फाइंड आउट दी एंगल सबटेंडेड। मान लो ये एंगल 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो काम करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ग्रेटर 20 डिग्री एंगल हियर एंड 70 है, फाइन। यहाँ से 20 के लिए क्या हो, नहीं ऊपर से 70 ले लो आप। सेक्शन विच इज सबटेंडेड विल सर्वाइव, रेस्ट विल बी इरेज्ड। बाकी आप हटा दो, ठीक है। मैं रेफरेंस रख रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, तो हटा दिया एक्चुअली। बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली इसका भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे। इसका जो फील्ड यहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली इसका फील्ड भी यहाँ पर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या था, फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, दूसरा θ1 एंड θ2। इज इट क्लियर? एंड थर्ड लैम्डा। ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है, नॉट द टोटल चार्ज। एक पॉइंट और है, दिस इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट फॉर पोटेंशियल। जैसे लिख लो, लाइन सेगमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आर्क to find out electric field. Line segment can be replaced by an arc to find the electric field. फिर ये जरूर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो 3 मीटर पे एक पॉइंट है, फाइन, एंड देयर इज अ वायर हियर, जिसमें चार्ज दिया हुआ है। बोला है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, दैट इज से 3√3 मीटर, और जो नीचे का डिस्टेंस है दैट इज से √3 मीटर। upper part is 3√3 meter long
lower part is only root 3 meter long, right? And you have to find out the direction of electric field, only direction. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में कुछ ऐसा है तो आपको एंगल निकालना है, ठीक है. इट कैन बी आस्क्ड एज जेईई एडवांस प्रॉब्लम. जेईई एडवांस में पूछ सकते हैं इस लेवल पे. एंड इट्स एन एवरेज प्रॉब्लम. ये बहुत इजी भी नहीं माना जाएगा, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं माना जाएगा. क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? क्या है? हाँ. सो एक रॉड है विच इज गॉट लेंथ ऑफ 3 रूट 3 प्लस रूट 3 मीटर. ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि 3 रूट 3 हिस्सा उसका ऊपर है, रूट 3 वाला नीचे है. और इस पॉइंट पे जो कि 3 मीटर डिस्टेंस पे है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट इन दिस डायरेक्शन. तो आपको एंगल निकालना है थीटा कितना होगा. So if you go by a routine method, then you'll actually get a clear idea about it. हाँ ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम. ये रेगुलर मेथड से आओगे तो इतना हैवी लगेगा कि आपको थोड़ा फील आएगा कि हाँ जेईई एडवांस का प्रॉब्लम. बट एट सेम पॉइंट टाइम अगर इस शॉर्टकट से आते हो तो शायद आप इसका आंसर ओरली भी निकाल सकते हो. तो व्हाट डू वी डू हियर? यस पहले हम एंगल निकालते हैं. या दैट्स करेक्ट. सबसे पहले हमें फटाक से क्लिक होना चाहिए. तो दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को. जब भी आपसे कोई बोलता है ना भाई इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको वो रॉड नहीं दिख के वो एक आर्क दिखनी चाहिए. समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ दैट्स करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर कोई बोलता है कि आपको रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको रॉड की वजह वो एक आर्क दिखनी चाहिए, ठीक है. जैसे आपको बोला जाए कि भाई बॉम्बे में वहाँ पर एक वानखेड़े स्टेडियम है, राइट. तो उसके पास आपको बुलाया किसी ने, तो वानखेड़े बोलते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा? वो क्रिकेट क्लिक होगा, राइट. भले ही बुलाया आपको वहाँ पर जेईई का एग्ज़ाम देने के लिए हो, ठीक है, आपका जेईई का सेंटर भी हो, फिर भी क्लिक होगा आपको, क्रिकेट क्लिक होगा वो. सो इट्स लाइक दिस. सो आपको अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लो कि रॉड की वजह से फील्ड निकालने को बोला है तो आपको फटाक से दिखना चाहिए कि मेरे को आर्क की वजह से फील्ड निकालना है. दैट्स इट. एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ ईजी इट विल बी. मतलब आप सीधा सीधा ना अपनी स्पीड 4-5 गुना बढ़ा सकते हो. फाइन, ओके. बट उसको ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड है, पोटेंशियल के लिए वैलिड नहीं है. कई लोग गलती करते हैं. और दूसरी चीज़, इस पर जो टोटल चार्ज मान लो 10 कूलम है, अगर इस पर पूरा चार्ज 10 कूलम है तो इस पर कितना चार्ज होगा? 10 तो नहीं होगा, ठीक है. तो इन दोनों में चार्जेस के हिसाब से क्या सिमिलैरिटी है? लैम्डा सेम होना चाहिए. चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका और इसका सेम होना चाहिए. नॉट द चार्ज, इट शुड बी लैम्डा व्हिच इज सेम, ठीक है. यहाँ मेंशन किया मैंने उसको, तो गलतियों को मैंने मेंशन किया है, ठीक है. दैट्स इट. सो यहाँ पर कई लोगों ने आंसर निकाल दिया है. कितने लोग आंसर आ गए? रेज योर हैंड. वेरी गुड, ठीक है. तो ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? ये 30 डिग्री है. परफेक्ट, ठीक है. ये 30 डिग्री हो गया. और ये एंगल कितना हो गया? ये भाई ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री. वेरी नाइस. टोटल कितना हो गया? 90 हो गया ना. टोटल 90 हो गया, राइट. अब मुझे पता है मुझे क्या करना है. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट. मुझे क्या करना है? मुझे बस एक सर्कल बनाना है, ठीक है, ऐसे वाला. ये पोर्शन हटा दो. और ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ से 90 डिग्री से प्रिंट करता है यहाँ से, राइट. मुझे मालूम है कि जैसे ये 90 कर रहा है, इन्हें 30-60 या वहाँ 70-20 वट एवर. तो मुझे पता है अगर कोई आर्क है, ठीक है, तो आर्क है और इस पॉइंट पे थीटा से प्रिंट करती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाइसेक्टर होगा ना, एंगल बाइसेक्टर. ये थीटा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट. थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट. तो पूरा थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा ना. तो यहाँ पर 90 डिग्री से प्रिंट कर दी है इस पॉइंट पे. तो इससे ये 45 डिग्री बनाएगा ना. ये इस लाइन से ये 45 डिग्री बनाएगा. बट ये पहले ही 30 है, तो 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो 15 डिग्री का आंसर, राइट. तो अब हम कुछ कंसेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं. तो हम पता क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे मेहनत करते करते ना
वी स्टार्ट मेकिंग सम रिजल्ट्स इन आवर ब्रेन, है ना, लिंक बनाना चालू कर देते हैं अपने दिमाग में और उन्हीं को डायरेक्टली यूज़ करते हैं एग्जाम में. वी डोंट सॉल्व ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, वी डोंट सॉल्व ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, राइट. तो एग्जैक्टली होल्ड ऑन यार. तो तुम लेट आए थे थोड़ी देर पहले, तो बाद में बात, आई वोंट गेट इन डाउट. सी तो मैं यहाँ बोल रहा था कि क्या बोल रहा था या सो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है ये. तो जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जब प्रैक्टिस करता था तो उसे बहुत जगह मुझे मालूम चल गया था कि इस फॉर्मूले का ये रिजल्ट है, इस फॉर्मूले से फॉर्मूला ऐसे लिंक होता है, ऑल सच थिंग्स. सो इट्स वन ऑफ दोज काइंड्स ओनली, राइट. इट्स नॉट अ पब्लिश कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट इधर पढ़ाया जाए. तो आप भी बहुत सारी मेहनत करोगे ना तो आपके साथ भी ऐसे इससे भी ज़्यादा शायद कुछ लिंक्स मिलते रहेंगे. फाइन, ओके, बता दो ये. अरे लास्ट पे डाउट अगर कोई डायरेक्ट बता रहा हूँ, बोलो. अच्छा 15 कैसा है? ओके देखो ये 90 है पूरा, ओके. तो ये 45 है, ये 30 है, तो ये 15 हो जाएगा ना. ये 15 हो गया तो ये 15 हो जाएगा. अभी क्लियर है पक्का? कोई भी आप आर्क लोगे ना ऐसे और जिसका लैम्डा सेम है और ये एक सर्कल का पार्ट है और सेंटर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बाय सिमेट्री वो एंगल बाय सेक्टर भी होगा ना उसके. बाय सिमेट्री एंगल बाय सेक्टर भी होगा. तो नीचे होगा तो उसका मतलब ये वाला चार्ज ज़्यादा था, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट. ओके फाइन, नेक्स्ट. अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर. दैट इज से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दिया हुआ है x I plus 2j. Fine. Now I'm talking about Gauss law. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर हम यहाँ पे एक क्यूब रख दें, so how much flux will pass through this cube? First question. And second question, what is the charge enclosed by the cube? Inside of the cube is given to be A. ठीक है, दो क्वेश्चन है. फ्लक्स कितना होगा, दूसरा चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना होगा. अभी आगे आंसर, सॉरी. ओके लेट्स सी. तो देखो अभी भी आप लोगों का चैप्टर जस्ट खत्म ही हुआ है, ठीक है. ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है. लेकिन जब एक बार रिवीजन हो चुका होगा अच्छी तरह से, 2-4 एग्जाम्स हो चुके होंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू नो सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. सो एज ऑफ नाउ व्हाट शुड बी योर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू कम अक्रॉस एनी सच प्रॉब्लम. जब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखा है, ठीक है, फ्लक्स निकालो, चार्ज निकालो कितना है, तो ऐसे केसेस हम क्या करते हैं बताए. पहले तो ये क्लिक करेगा भी ये इसका रिलेवेंट कौन से वाले कंसेप्ट से है. सो इट्स गॉस लॉ आई बिलीव, राइट. गॉस लॉ क्या बोलता है, जितना फ्लक्स निकलेगा किसी क्लोज सरफेस से, दैट शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट. और फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, अगर हमें अंदर का चार्ज दिया हुआ तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, नहीं वो खुद ही क्वेश्चन है. तो क्या करें फ्लक्स निकालने के लिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ई दे रखी है, राइट. तो हाउ इज फ्लक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, राइट. तो फ्लक्स दो तरीके से निकलती है. गॉस लॉ के हिसाब से वो ऐसे निकलती है और बेसिक फंडे से वो ऐसे निकलती है. तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा यूज़ करना है. तो ऑब्वियसली बात है ये यूज़ करना है. यहाँ पर ई दिया हुआ है और ये तो पूछा हुआ है इनफैक्ट, राइट. तो इसमें 6 सरफेसेस है. अभी इनका नाम देते हैं ज़रा, A B C D E F G and origin is H. तो A B C D फेस जो है ना, इसमें सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा, राइट. एक्स आई कैप वन विच अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो A B C D के लिए
एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज ए। हाँ ये वाला पोर्शन जो है वो ए आई हो जाएगा ए बी सी डी के लिए, राइट। ए बी सी डी की बात की जाए, इससे जब टोटल फ्लक्स निकलेगा वो होगा ए इंटू एरिया। इज इट क्लियर? हाँ क्योंकि जे काम का ही नहीं है ना, ए बी सी डी समझ में आ रहा है क्या? ए बी सी डी ये वाला सरफेस है, ए बी डी लाइक see it's like this, ABCD is this surface, right? और x axis ये है, so it's perpendicular to this, right? तो सिर्फ इसी से ही यहाँ पर जाएगा ऐसे करके, बट जो y वाला है वो aligned है इस ABCD के, it's aligned, so यहाँ ये वाला फील्ड इससे कुछ फ्लक्स नहीं देगा, it's only this field will give flux, right? So ABCD से कितना जाएगा, और FGH से ये वाला जो है ना EFGH, इससे कितना जाएगा, इससे भी यही वाला जाएगा, बट x की वैल्यू 0 है आगे, तो 0 हो जाएगा, राइट। अब हम इसकी बात करते हैं GCBF। अब GCBF से कुछ जाएगा, पक्की बात है, GCBF से कुछ ना कुछ हो जाएगा। कौन सा y वाला जाएगा ना, वाई वाला तो 2 into एरिया, राइट। लकीली इट्स कांस्टेंट, GCBF में y की वैल्यू कांस्टेंट है और ये वाला रिलेवेंट है, और एनीवे ये कांस्टेंट है 2 into a स्क्वायर। समझ में आएगा? और HDAE जो है इसमें भी ऊपर वाला जाएगा ऐसे, तो ना HDAE में भी सेम है, GCBF में भी सेम है, तो डबल हो जाएगा दोनों मिलाकर, डबल नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि GCBF से बाहर जा रहा है फ्लक्स ऐसे, और HDAE के अंदर जा रहा है, तो I'll write -2a square, राइट। और बाकी जो है FBAE इससे कितना आएगा, 0, बिकॉज z एक्सिस के अलॉन्ग कुछ है ही नहीं आ रहा है ना, इसके 0 है, और सिमिलरली GCDH के लिए भी 0 है, बिकॉज वॉट एवर इज along z axis will pass through these two surfaces, there is nothing along z axis, इनको ऐड कर देंगे, मिलेगा हमें a क्यूब, तो टोटल फ्लक्स हो गया a क्यूब, टोटल फ्लक्स हो गया a क्यूब, एंड फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नेट चार्ज इनक्लोज कितना आएगा, a क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। यस, So if we were to solve by that method, I don't know. by this method, Yeah, not by this. see basically I am doing by this method only, but only thing is इसमें कुछ इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज कांस्टेंट बन रहे हैं सारे। See even we go by, just make sure that you don't touch the stand, so even we go by this method, right, we have to split it into 6 phases, no, भले ही मैं इसको भी यूज़ करूँ तो भी मेरे को 6 सरफेस में ही जाना पड़ेगा अलग अलग, वो एक कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि एक फॉर्मूले के अंदर 6 के 6 सरफेस अपने आप घुस जाए, तो हर एक सरफेस को अलग लूँगा, मान लो इस सरफेस पहले लिया मैंने, और इस सर्विस पहले लिया मैंने, तो फिर वहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज ABCD सर्विस में x की वैल्यू कांस्टेंट है, मुझे x आई लेना था, x को ही पुट कर दिया, तो मैं यूज़ वही कर रहा हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ रही, राइट। जब आपको बोल दिया जाए कि आपको जैसे 50 पिज़्ज़ा दे दिए खाने के लिए, अब बुलाओ खाओ, तो आपको भूख नहीं लग रही, आपने इतना सा खाया, आपका पेट भर गया, तो दूसरा आदमी आता है फिर बोलता है कि अच्छा पिज़्ज़ा आपके खाने के लिए है ना, तो खाओ, ठीक है, आपको भूख, आप खा सकते हो, खा लो इसको, मतलब ठीक खा सकता हूँ, खा भी रहा हूँ, और जितना खाना था खा लिया, इतना ही खाना था, मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को बाकी, राइट, आई एम डन विद दैट। ये ई अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, फाइन, ओके। हाँ, बट अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूँ, अगर मैं इसको x बना दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं सिर्फ 3 कर देता हूँ और इसको x कर देता हूँ, xj। अब मुझे शायद कुछ इसका रोल प्ले करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज दिस, सॉरी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3i plus xj।
अब क्या करेंगे? अभी ए बी सी डी से कितना जाएगा? आई वाला जाएगा ना ये। कैन यू सी दैट? ए बी सी डी से जो जाएगा वही एफ जी एच ई से उल्टा जाएगा, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 3a², इसका हो जाएगा -3a², राइट। और GCBF देखते हैं। GCBF इसके ऊपर वाला चाहिए, ऐसे समझ आ रहा है क्या? GCBF कौन सा यूनिट वेक्टर चाहिए इसको? J cap। अब then I need to integrate, I guess. Should I integrate it? Yes. It's not necessary, I guess. जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि ध्यान सुनो एक बार। अब GCBF में ऊपर वाला फील्ड लेना है मेरे को, मान लिया। अब एग्जैक्टली सेम JHDAE में भी लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलाकर 0 कर देंगे, टोटल 0 बोल देंगे। नहीं समझना है? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा वापस। सी ये सरफेस है ऊपर का, ठीक है, ऊपर का सरफेस है ना, GCBF वो ये है, फाइन। अभी क्या है, फील्ड ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ। आई विल टेक दिस नो XJ, है ना? तो मैं यहाँ से इसका साइड व्यू बनाता हूँ, साइड व्यू ये है, ठीक है। दिस इज दी व्हाट यू कॉल दिस GCBF सरफेस, राइट। इसको मैंने ऐसे रखा है, ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो कैन यू सी दैट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो जैसे जैसे आप राइट साइड में आओगे बढ़ता रहेगा, राइट। विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू गो टुवर्ड्स राइट साइड। जैसे ड्रॉ करूँ मैं इसको, लाइन ऑफ फोर्स को तो यहाँ से नहीं है, यहाँ पर ऐसी होगी, यहाँ ऐसी, यहाँ ऐसी, ऐसे बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई वी थिंक ऑफ इंटीग्रेटिंग इट। हमें लगता है चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, बट ऐसा ही एक सरफेस नीचे भी होगा, एक ऊपर था ऐसे, एक नीचे भी था। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे उसमें भी मेरे को y एक्सिस वाला लेना है। ये समझ आ रहा है कौन सरफेस है? ये वाला सरफेस है, HDAE है ये, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई हो रहा है, ऐसे से बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको ये? तो जितना फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा एग्जैक्टली उतना फ्लक्स इसके अंदर आएगा। तो why do I endlessly waste my energy? तो पहले बोल दूंगा 0 है, दैट इज स्मार्ट वे देयर, राइट। ठीक है, तो इनका 0 होगा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो पहले 0 है, झाला, आंसर इज 0, फाइन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अभी। There's a line, infinite line है ये, इसे लैम्डा कूलम्स पर मीटर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान सुनना, अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कर लिया है? कोऑर्डिनेट चालू है क्या? सर्कल्स हो गया? नहीं, तो छोड़ो, तो कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मुझे एक बॉडी को, इसमें मास m है, चार्ज q है, इस पॉइंट से वाया सर्कुलर पाथ यहाँ लेके जाना है।
ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर और ये दिया है 6 मीटर, मतलब इसका रेडियस 4 है, ठीक है, इसे क्वार्टर सर्कल। सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में कितना वो करना पड़ेगा। यस, कैसे निकालेंगे इसको? UV minus VA. सॉरी, UV minus VA. दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। बेसिकली यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है नहीं यहाँ पर, और वैसे ग्रेविटेशनल का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है क्वेश्चन में दे देंगे शायद ग्रेविटी है या नहीं है, बताना पड़ेगा उन्हें, बट यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ ग्रेविटी नहीं है, इज नो ग्रेविटी, ठीक है, तो मास का कोई रोल नहीं है एक्चुअली। तो ग्रेविटी होती तो फिर वो भी लेना पड़ता मेरे को, राइट? तो अज्यूम करो ग्रेविटी नहीं है, दिस नो ग्रेविटी, देन वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एनर्जी कौन सी होगी? सिर्फ पोटेंशियल वाली होगी, राइट? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो VB है, यहाँ पर VA है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या है? हाँ, इनफाइनाइट, हाँ दैट्स करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो नहीं पता हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक रॉड के लिए। किसके लिए पता है हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज के लिए पता है, क्या होता है? KQ/R। एक शेल के लिए, हॉलो सरफेस के लिए बाहर क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला? KQ/X का डिस्टेंस, हाँ, वेरिएबल। और अंदर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R कांस्टेंट, राइट? जैसे कांस्टेंट। लाइन के लिए ऐसे समझ नहीं पड़ा, मतलब मैं याद नहीं रखते जनरली, ठीक है? तो इसके बेसिक रूल्स पे जाएंगे, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कुछ तो E.dr करके था, याद है? हाँ, एक काम करता हूँ, इट डिजर्व्स सम एक्सप्लेनेशन। वैसे पढ़ा चुका हूँ दोबारा, अभी पहले पढ़ा चुका हूँ मैं पूरा ये, पर चलिए एक बार वापस से बताता हूँ आपको थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर, ठीक है? क्या होता है, इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन, ठीक है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पॉइंट A पॉइंट B, और डिस्टेंस जो है वो D है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू D, राइट? ये VA माइनस VB होगा या VB माइनस VA होगा? हायर कहाँ पर है? A पे हायर है, राइट? है ना? हम उसको बहुत आराम से कई बार निकाल चुके हैं, बहुत तरीके से बता चुके हैं कि लाइक जैसे ग्रेविटी नीचे है तो नीचे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। सो अलोंग द फील्ड पोटेंशियल कम होता जाता है, तो B का पोटेंशियल कम होगा, A का ज़्यादा होगा। दिस इज एक्चुअली VA माइनस VB, but in this case E was constant, so you got to write it like this, right? And secondly ये D इसके along है, but हो सकता है कि ये ऐसे ना हो के मान लो ऐसा होता, अगर B यहाँ पर होता मान लो, तो मुझे ये लेंथ देनी पड़ती, ये लेंथ देनी पड़ती क्या? तो मुझे यही लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑल बोथ आर इक्विपोटेंशियल, राइट? जब पॉइंट B यहाँ पर है, then also I have to take this only, right? I hope it is clear. ये पहले कर चुके हैं पूरा सब कुछ, ना? ये थीटा मान लो, ये डिस्टेंस L है, EL cos थीटा, और ये अगर वेरिएबल है, ठीक है, इसको R ले लेना, लेट्स टेक इट R। तो ER cos थीटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, we write it E.dr. Is it clear? शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। मतलब मे बी फॉर फर्स्ट 5-6 प्रॉब्लम्स यू नॉट वेरी कंफर्टेबल,
बट मे बी 7th 8th में डेफिनेटली कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो इंटीग्रिटी डॉट डी निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे आई गेस, समझ में आ रहा है ना। तो फील्ड इसका ऐसे होगा ना, तो वो तो फालतू टाइम पास करने के लिए बोला था इसे भी, एक्चुअली आपको यहाँ से आना है, ठीक है। तो फील्ड ऐसा है, तो कैन आई डायरेक्टली राइट डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड? नो, व्हाई? बिकॉज इज वेरिएबल। क्या वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। डिस्टेंस देख लो 6 मीटर से लेके 10 मीटर तक, राइट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। सो ये हो जाएगा लैम्डा डी आर बाई आर लॉग हो गया, राइट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, पोटेंशियल कम हुआ है ना, समझ में आया क्या? तो यू नो VB माइनस VA जो है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस, नहीं समझ में आया? ये हायर पे है या ये हायर पे है? कौन सा हायर पे? ए या बी? ए हायर पे है ना, मैं बी माइनस से लिख रहा हूँ, दैट हैज टू बी नेगेटिव, राइट। तो when I say the potential difference, then usually it has to be final minus initial. तो पहले ये माइनस लगाए थे यहाँ पर। Don't get confused. You don't have to stick with my instructions here. ठीक है, आपको जैसे केजी में आते हैं ना कि कैसे गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दूसरा टीचर आएगा बताएगा नहीं ऐसे नहीं गिनना, यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6। सो यू नो फर्स्ट टाइम समझने के लिए ठीक है ये चीज़, क्योंकि आपको हेल्प मिलती है कि अच्छा ओ वी हैव गॉट सम सेक्शंस व्हिच कैन बी काउंटेड, राइट, दैट्स इट। बट उसके बाद में जब मेहनत करते आते हो तो फिर वो लेफ्ट पैर भी हो सकता है, पैर नहीं सॉरी लेफ्ट हाथ भी हो सकता है, राइट भी हाथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, ये जो डेल भी जो है ना ये फंडा, ये कोई ना ऐसा नहीं है कि बस एकदम वो क्या बोलते हैं लकीर की फकीर नहीं, व्हाट डू कॉल दैट, कुछ बोलते हैं ना जो बस छोड़ो छोड़ो, ठीक है, बस ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्टली आपको पहले फील तो आना चाहिए हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, सबसे प्रॉब्लम आती है माइनस को लेकर, ठीक है, अच्छे लोगों को प्रॉब्लम आती है माइनस को लेकर, ठीक है। और उसको उससे निकलने का बेस्ट तरीका क्या है, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेक योर ओन कन्वेंशन, मैंने बताई दी आपको, मैं तो पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये हायर पे ये लोअर पे खत्म बात है, जस्ट लुक एट द मैग्नीट्यूड दैट्स इट, ठीक है। इफ आई गो बाय द प्रॉपर कन्वेंशंस देन इट इज ऑलवेज माइनस, और हर किताब में देखा ही होगा, ठीक है। यहाँ आपको बोला जाए कि यू नो VB माइनस VA लिखना है, VB माइनस VA लिखना है, तो ये जो है ना ये वाला ये B को रिप्रेजेंट करता है, A को रिप्रेजेंट करता है, राइट। B माइनस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A टू B होता है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ गिविंग सो मच ऑफ अटेंशन टू दिस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो फाइन सर। एक सेकंड ना, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यू आर नॉट बॉक्ड डाउन बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव साइन देयर। सो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मिल जाएगा। सो बेसिकली यू आर डूइंग दिस मच ऑफ वर्क, माइनस हटा दूंगा ना, तो मैं लॉग को 3/5 लिख दूंगा। देखो इस बार ध्यान देना, माइनस हटाया लॉग उल्टा कर दिया, तो आप इतना वर्क कर रहे हो जो कि नेगेटिव है। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क बिकॉज आप 4 को छोड़ दोगे खुद ही भाग जाएगा वो, है ना। मैं पूछता हूँ इस बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क कर रहे हो, यू नॉट डूइंग एनी वर्क, यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क एक्चुअली, राइट। सो दिस इज द आंसर। हाँ बोलो। I didn't get how to find what is DR and what is its direction. Okay, fine. I'll explain that properly here. See, first of all, let's forget about this B है ना, ये तो छोड़ दो। यहाँ जाना है मेरे को। हाँ, ये A है, ये B है। Basically, he's asking what is DR, what is the direction. I'm saying this is A, this is B. There is no DR, there is no direction. Right? This is A, this is B. This is the distance. Right? So this distance into electric field is the answer. That's it. But here comes a constraint. Constraint is what? Electric field is not a constant.
So we don't have the liberty to write electric field into distance directly. What do? We integrate that. E dot dr. So E in the along direction, dr along the direction. ठीक है, ये वाला हो गया. E dot dr. Now, if you stick with the proper formula, then it's b minus a equal to negative of a to b. And if you want to, do it freehand, so simply look at the magnitude. कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस निकालना है, इंटीग्रेट करके निकालना है, इंटीग्रेट करके निकाल दो, और बाद में देख लो कि पॉजिटिव नेगेटिव है. इफ यू सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रॉपर्ली, तो फॉर्मूले का भी एकदम अच्छा वाला समझ में आ जाएगा वो क्या होता है फॉर्मूला. देन ग्रेजुअली यू स्टार्ट यूजिंग माय फॉर्मूला डायरेक्टली आल्सो. या और कुछ? आई होप यू आंसर्ड. नेक्स्ट फॉर्म नाउ मिटा दो. Okay. Next is, if there is a charge Q and there is a frustum here, this frustum has got a radius, so distance is say 10, इसका रेडियस 10 है, इधर का 5 है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये 5 है, नहीं सर ये डिस्टेंस भी 10 है. और द चार्ज Q kept here, again at distance 10, is only curved part. वो समझ में आ रहा है, एक बाल्टी का ना सिर्फ कर्व पार्ट रखा है, ऊपर का उड़ा दिया, नीचे का उड़ा दिया, ऊपर का तो होता ही नहीं, सॉरी, ठीक है, नीचे का उड़ा दिया, ठीक है, इसका लाइक दिस, और यहाँ चार्ज क्यों रख दिया. सो इसका भी ये जो डिस्टेंस है ये बिटवीन टू फ्लैट्स इज 10, रेडियस 5, रेडियस 10. व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड पार्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस चार्ज Q. क्वेश्चन 1, here flux. Question number 2, where should Q be placed such that flux equal to 0. ठीक है, और where की जब बात कर रहा हूँ तो मेरे को लोकेशन बतानी पड़ेगी, तो इसको x एक्सिस ले लिया, इसको y ले लिया. एज ऑफ नाउ Q ओरिजिन पे, ठीक है. आ गया सर. दूसरा एंगल वैसे दूसरा सेमी वर्टिकल. ये कौन था, कौन को काट दिया हमने लेयर के बस. And the cone like this, you cut it here.
T by K cube by 4. तो लेट्स सी बेसिकली मान लो इससे 100 यूनिट फ्लक्स आता है और इससे 10 यूनिट जाता है तो 90 यूनिट जाएगा ना फ्लैट कर्व सरफेस एरिया से. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू दीस टू डिस्क्स राइट. और इससे 5 आ जाएगा इससे 5 हो जाएगा. सो हम लोगों ने बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है कि चार्ज से टोटल नंबर लाइन ऑफ फोर्स कितनी निकलती है. क्यू एप्सिलॉन याद है नहीं कि चार्ज क्यू है इसलिए टोटल नंबर लाइन ऑफ फोर्स निकलती है ना. टोटल नंबर लाइन ऑफ फोर्स ये होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट राइट. और ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन लाइन ऑफ फोर्स निकलती है ये कितने स्टेरेडिन में फैली हुई है. 4 पाई दैट्स करेक्ट है. ये पूरे 4 पाई स्टेरेडिन में फैली हुई है राइट. if I keep a surface here which is subtending say omega तो by unitary method इससे जो line of forces पास होंगी वो हो जाएंगी this by 4 by. Is it clear? Q by epsilon into omega by 4 by the total line of forces coming out of this disk. Fine. I hope it's clear. That's correct. Okay, that's fine. Now omega की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है. What is omega for a disk? इसे हम पढ़ चुके हैं ना ये 2 pi into 1 minus cos beta. But what is beta? अगर ये डिस्क है तो ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है ना ये बीटा होगा राइट है ना. तो यहाँ पे ये एंगल कितना है सेमी वर्टिकल एंगल ये 10 है. 10 एंगल कितना हो गया 45 डिग्री राइट. तो काम करते हैं तो थीटा 1 ले लेते हैं. इसको थीटा 1 ले लेते हैं. और इसको थीटा 2 ले लेते हैं. तो Q by 4 pi epsilon omega. ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 pi 1 minus cos of theta 1. Is it clear? इतना इससे आएगा. Let's call it flux 1. और flux 2 कितना हो जाएगा Q by 4 pi epsilon 2 pi 1 minus cos theta 2. So जो कर्व के थ्रू जाएगा ना वो हो जाएगा 5 1 minus 5 2. फाइन. जो कर्व के थ्रू जाएगा वो 5 1 5 2 हो जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. अब बस कॉमन चीज बाहर निकाल दो. क्यू बाय अच्छा ये क्यू बाय नीचे क्या बचता है 2 एप्सिलॉन राइट. cos थीटा 2 minus cos थीटा 1. और cos थीटा 2 कितना है 10 20 है ना. ये पूरा लंबा थोड़ा है ठीक है. ये 20 है. लेट्स सी व्हाट इज cos थीटा 2. ये पूरा सिंपल मैथ्स है. दिस 20 and this 5 20 square sorry 20 by root of 400 plus 25. Is it clear? ट्वेंटी बाई रूट ऑफ 425 आंसर हो जाएगा इसका. यहाँ पुट कर देते वैल्यूज. फर्स्ट वाले का आंसर फ्लक्स का हो गया Q by 2 epsilon 20 by root of 425 divided by 1 minus 1. ये आंसर हो जाएगा. इसे क्लियर. कितने लोगों का सेम आंसर आया. गुड. फाइन. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है where should this charge should be placed such that total flux coming out of this curved surface should be 0. इस चार्ज को हम कहाँ पर प्लेस करें such that इसमें से 0 फ्लक्स बाहर आएगा.
क्या लगता है कहाँ करेंगे? इसको स्ट्रेट कर दो ऐसे ना, और यहाँ पर हमने चार्ज क्यों रख दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जो फ्रस्टम है मान लो इस कोन से बना है, सो इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल कोन देयर, एंड इफ यू कीप अ चार्ज हियर, तो उसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी ना सारी, ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? Are you sure about it? Good. So these line of forces will be aligned. These line of forces will be aligned with the curved surface. They will not pass through the curved surface, right? तो हमें बेसिकली ये पॉइंट लोकेट करना है, तो बहुत ईजी है मेरे लिए शायद निकालना। फिर 10 का 5 हो गया तो 20 पे चला जाएगा, तो आंसर हो गया 30,0। नहीं समझ में आया? आ गया ना? फिर 10 है, ठीक है, एक लाइन है, खींच दो आप, ये भी 10 है, सॉरी ये 5 है, ये 10 है, समझ में आ रहा है क्या? 5 10 दिस 5 दिस 5/10, ये चीज़ यहाँ बनेगी ना, 5/10, 10 20 30, 30,0 इज द आंसर। सेकंड वाले का जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इजी मानेंगे इसको, ठीक है? बट इस बार के पेपर तो वैसे ही बहुत इजी था। फाइन, बिठा दो। तो वैसे भी कर सकते हैं ना, और θ2 इक्वल टू θ1 साइड, अगर θ1 इक्वल टू θ2 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। हाँ, θ1 θ2 0 इक्वल होगा तो फ्लक्स 0 होगा। हाँ, θ1 θ2 दोनों बराबर है तो फ्लक्स 0 होगा, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं दैट्स करेक्ट। θ1 θ2 यहाँ तो सेम हो नहीं सकते इस साइड, हाँ, तो उधर करना पड़ेगा। सही बात है, वो बोल रहा है कि तो इसको यूज़ करके बोल रहा है फ्लक्स 0 कैसे करना है, इसको यूज़ करके तो फ्लक्स 0 करने के लिए θ1 इक्वल टू θ2 होना पड़ेगा। इसके लिए ओनली ऑप्शन है हियर, राइट? So that is little more mathematical, but you can still solve it like this. Okay, so आगे बढ़ेंगे। देखो एक कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर, अंदर कैविटी इनसाइड, यहाँ पर कैविटी है, मतलब अपने पास जो मेटल पार्ट है वो यहाँ तक ही है बस, ठीक है? This much part has got metal, that's it. There is no metal inside this part. If you keep a charge Q0 in this cavity, what can you comment about the electric field at this point, which is say 10 meters away from the center? The radius is given to be say r. Now it's interesting. Conductors की basic knowledge होनी चाहिए. I'm assuming that you have attended all those lectures. See, Q0 क्यों मैंने यहाँ रखा है? So can I say electric field at this point is k Q0 by 10 square? Yeah, we can say that. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कैसे? याद सुनना, ये पूरी एक कहानी ऐसी है कि ये चार्ज क्यों है, से Q0 है, तो इस कैविटी के ऊपर कुछ, इस कैविटी का सरफेस है, इस पे कुछ चार्ज रहेगा? Are you sure about it? That's correct. कितना रहेगा? माइनस Q0. And what is the reason for this? Prime Gauss.
those who are watching video will say that ये prime cos कौन सा concept है? तो prime cos is a term which we used for the series of those steps. वो steps क्या थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए 0 करने के लिए नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पर, तो इस गॉसियन सर्फेस पे, ब्लू गॉसियन सर्फेस पे फ्लक्स 0 जाएगा बिकॉज यहाँ फील्ड 0 है. फील्ड 0 क्यों है यहाँ पर? बिकॉज ये मेटल है, इट्स ए कंडक्टर, राइट. तो यहाँ फील्ड 0 है तो यहाँ फ्लक्स 0 होगा. जब फ्लक्स 0 होगा तो गॉस के हिसाब से अंदर चार्ज 0 होगा, बट अंदर एक Q0 पहले से रखा हुआ है. You cannot remove that. Why can't you remove this Q0? Because वो कंडक्टर के ऊपर नहीं रखा हुआ है, so you cannot move that, right? So उस Q0 को कॉम्पनसेट करने के लिए एक माइनस Q0 आ जाएगा अंदर वाले सरफेस पे. Is it clear? पक्का? अब इस माइनस Q0 को कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? बाहर एक प्लस Q0 आएगा. क्यों आएगा? कंजर्वेशन. तो we have been using the term conservation for this, right? अगर इस पे, इस मेटल पे अगर 4 कूलम का चार्ज होता तो बाहर 4 प्लस Q0 आ जाता, ठीक है. अब देखो ये Q0 है, ये माइनस Q0 है, बाहर Q0 आ गया. अब पता है इसमें बहुत मस्त चीज़ें होती है कि ये Q0 और ये माइनस Q0 आपस में इस तरह से सेट हो गए होते हैं कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 आता है. समझ में आ रहा है? ध्यान सुनो इस बात को. मेरा एजेंडा ये है कि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, राइट. तो Q0 तो सेट पड़ा हुआ वहाँ पर पहले से, और माइनस Q0 अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि वो इस जोन में, इसका नाम रख दिया M से मेटलिक जोन, और बाहर A से एयर जोन. सो इस Q0 और इस माइनस Q0 की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए. इसका मेन एम होता है कि मेटल में 0 हो जाए, लेकिन मेटल में 0 तो बाहर भी 0 हो जाएगा ना सीधा, सिर्फ इन दोनों की वजह से. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समझ में आएगा तो वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं आएगा तो दोबारा से देखने का, इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, ठीक है. देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है. सो ये Q0 है और ये माइनस Q0 है. तो माइनस Q0 जो है वो एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर वाले सरफेस पे, और उसका मैं नाम रख देता हूँ सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. नाम रख दिया सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिग्मा बोलते हैं ना यार, ठीक है. सिग्मा फॉर से माइनस Q0 ऑन द इनर सरफेस, ठीक है. इसका नाम दे दिया मैंने सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ Q0 और ये सिग्मा मिलकर हर जगह यहाँ पे फील्ड 0 कर देते हैं. फाइन, कर सकते हैं ना, दे कैन ऑलवेज डू दैट. अगर Q0 को बहुत पास रखा है इसके तो यहाँ ज़्यादा डेंसिटी आएगी माइनस की. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, वो सब आपको नहीं करना है, दैट इज बियॉन्ड अवर स्कोप, ठीक है. वो हमें सब नहीं करना है, हमें बस इतना करना है. हाँ, कुछ तो माइनस Q0 ऐसे बैठा होगा, प्रिसाइजली सिग्मा कुछ तो ऐसे बैठा होगा कि वो सिग्मा इन एसोसिएशन विद दिस Q0 will give you electric field 0 in M as well as A zone. Now, but still कुछ तो कचरा है वहाँ पर, still पहले से Q0 चार्ज है. तो वो जो Q0 है उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कैसे बैठने का, बाहर किस तरह से. हाँ, लेकिन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, राइट. क्योंकि यहाँ पर तीन चार्जेस ऑपरेट कर रहे हैं. एक सेंट्रल Q0 जो यहाँ पर है, लेट्स नॉट कॉल सेंट्रल, से Q0, ठीक है. इनसाइड द कैविटी वन इज सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, और वन इज आउटर सरफेस Q0. तो ये तीनों में से पहले दोनों ने तो यहाँ और यहाँ फील्ड 0 कर ही दिया है, तो वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो उसके यूनिफॉर्म होने से A में फील्ड 0 होगा क्या? नो. एक शेल की वजह से बाहर फील्ड होता है, अंदर फील्ड 0 हो जाएगा. नहीं, मैंने क्या बोला, एक शेल की वजह से बाहर फील्ड होता है, ये बोला ना. तो मुझे लगा मैंने बोला है कि एक शेल की वजह से बाहर फील्ड 0 होता है, ऐसा नहीं बोला ना. एनीवेज, एक शेल की वजह से बाहर फील्ड 0 नहीं होता है अगर उसमें चार्ज है तो, अंदर फील्ड 0 होता है. तो दिस Q0 has got the option of, the only option of getting distributed uniformly. समझ में आया क्या? तो आप बाहर के एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो बंदे को
चार्ज की प्रेजेंस कैसे दिखाई देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड से ना। वो चार्ज नाच तो नहीं रहा होता अंदर, अगर चार्ज नाच रहा है तो उसके अंदर डांस दिखाई दे रहा है, वो चार्ज इज देयर, ऐसा तो कुछ है नहीं। चार्ज की प्रेजेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से मालूम चलती है, राइट। और क्यू नॉट और सिग्मा ने अपने आप का गला घोट रखा है एक दूसरे का कि भाई हमारी प्रेजेंस बाहर नहीं आनी चाहिए, चुपचाप, ठीक है। इस सिग्मा और क्यू नॉट ने अपने आप को ऐसे बिठा लिया है कि कोई हमें बाहर देख ही ना पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा उन दोनों की वजह से बाहर, तो इन दोनों की प्रेजेंस बाहर फील ही नहीं हो रही, राइट। तो इस बाहर वाले बंदे को सिर्फ और सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। तो बाहर वाले बंदे के हिसाब से द ओनली चार्ज which is present is a shell with that uniformly। तो मुझे कोई बोलेगा बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा k q नॉट बाय 10 स्क्वायर। सो सिंपल, राइट। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये क्या बोलो सर, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? यस होगा। क्यू नॉट के ऊपर गॉसियन सर्फेस। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो मुझे निकालना नहीं आता है, ठीक है, अपने काम का नहीं है। सब यू डोंट नो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कैविटी नहीं पता कैसे, फील्ड कैसे निकालनी है? कैविटी आड़ी टेढ़ी बना दी है, फील्ड कैसे निकालेंगे, राइट। अगर वो स्फीयर होता तो निकाल सकते थे, ठीक है। हाँ, But we use that formula when it's distributed uniformly in the sphere, but over here it's on the surface. मतलब वो which formula? हाँ, Q नॉट सिर्फ surface पे है ना। हाँ, तो अगर एक शेल के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सरफेस के ऊपर, शेल, ओके। इट्स अ शेल, राइट, इट्स द सरफेस ऑफ, बी वेरी क्लियर। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सॉलिड और शेल इन दिस केसेस। चार्ज के पॉइंट से ना शेल ही है यार वो, यहाँ थोड़ी है चार्ज, यहाँ तो मेटल है सिर्फ, राइट। समझ में आ गया क्या आपको? तो आपको तो वो सरफेस दिखना चाहिए जहाँ पर चार्ज है, बाकी काम का ही नहीं है। जैसे वो अर्जुन को उसकी आँख दिखती थी ना सिर्फ, ठीक है, उस टाइप से। पूरी मछली मत ढूंढो यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए कि भाई इसका बताओ आप वो बनाओ, क्या बोलते हैं, क्या बनाओ ना, लाइन ऑफ फोर्स ग्राफ, लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स टर्म्स में एक्सप्लेन करो। तो पता क्या करूँगा मैं? चलो इसको बताऊँगा, क्यों? डायग्राम लंबा दिखता है। हाँ देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कैविटी को, तो समझाने में आसानी होगी। दिस कैविटी, ठीक है, और आपने चार्ज क्यू नॉट यहाँ रखा है, तो माइनस क्यू नॉट सरफेस पे आ जाएगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर फील्ड रहेगा ऐसे, बाहर ऐसा रहेगा फील्ड, जैसे कि सेंटर से चालू होगा। समझ में आ रहा है क्या? बाहर ऐसा रहेगा। Is it clear? और फील्ड हमेशा ना कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। यू कैन राइट डाउन दिस लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। फाइन। अच्छा, इसमें अगर ये बेटा तो पूरा तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अपने पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मेटलिक, और उसके अंदर की कैविटी है। आपने कोई चार्ज क्यों रख दिया यहाँ पर, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस क्यू नॉट को आप सेंटर में मान सकते हो उसके, बट उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, सिर्फ ब्लाइंडली नहीं लिख दिया है इसको, ठीक है।
नेक्स्ट, ये आपको मतलब समझ में आ गया ना, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये लिखाऊँ? अच्छा है, अंग्रेजी की बोली पड़ेगी। एक जोक है ना, मैच चल रहा था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वहाँ पर वो लोग आउट होते हैं जानबूझ के, बड़े खुश होते हैं, हार जाते हैं मैच तो चलो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी, मैच मिलेगा तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना। हाँ चलो चलो देखो देखो, वापस एक सॉलिड स्फीयर मेटलिक है कंडक्टर, इसमें कैविटी है, ठीक है, और ये मेटल है पूरा। नाउ बाहर एक चार्ज रखा है, फाइन, बाहर एक चार्ज रखा है क्यों ना, तो अभी क्यू नॉट की वजह से इसमें क्या क्या होगा? Then minus will induce a charge. बाहर एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, जैसे कंडक्टर विद कैविटी। क्वेश्चन इज व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दिस। देखो अगर ये कैविटी नहीं होती और ये पूरा एक सॉलिड कंडक्टर होता, ठीक है, इन दैट केस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना हर जगह, समझ में आ रहा है क्या? वापस से हम जोन डिवाइड करते हैं, इट्स मेटलिक जोन, इट्स कैविटी जोन, इट्स एयर जोन, ठीक है। तो अगर इसमें कैविटी नहीं होती थी, पूरा मेटेलिक होता, और पूरा मेटेलिक होता तो कुछ इंड्यूस चार्जेस के ऊपर आते हैं, वो इस तरह से आते कि पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। नहीं समझ रहा? रिपीट, हैड देयर बी नो कैविटी, अगर इसमें कैविटी नहीं होती तो बिकॉज ऑफ दिस क्यू नॉट मेटेलिक एज वेल एज कंडक्टर, ये दोनों जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, राइट? लेकिन अभी यहाँ पे कैविटी है, तो इसका जो इंड्यूस चार्ज है वो वैसे ही रहेगा क्या जब कैविटी नहीं थी? मेरा समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं वापस रिपीट करता हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो कैविटी नहीं है, ठीक है, नो कैविटी, और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका नाम हो दिया सिग्मा 1, ठीक है, सो विदाउट कैविटी, ठीक है, विदाउट कैविटी। अब विद कैविटी है, यहाँ पर कैविटी है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम, और तब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका नाम हो गया सिग्मा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मेरा आर्गुमेंट ये है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम होने वाले हैं, दे आर सेम। व्हाई? बिकॉज जब उसमें कैविटी नहीं थी, ये पूरा मेटल था, तो फाइनली क्या हुआ, E0 हो गया था, ठीक है, M and C दोनों जोन्स में है ना, यहाँ भी जब कैविटी नहीं थी तब। तो अगर आप इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैविटी के साथ रखोगे तो भी यहाँ पर और यहाँ पर जीरो आएगा। फिर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ जीरो करने की है, और हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ जीरो करने की है। इज इट क्लियर? सो इट्स फुलफिल्ड, नो, इट इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया ये है कि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और मैंने बोला कि ठीक है, काम करते हैं बिना कैविटी के, विदाउट कैविटी निकालते हैं, और सिग्मा 1 डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो सिग्मा 1 डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया, मेटलिक पार्ट में जीरो कर दिया ना फील्ड, तो वही सिग्मा 1 डिस्ट्रीब्यूशन में आप यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा जगह पर, एक एक्स्ट्रा जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बट उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? फाइन, सो इट विल रिमेन सेम। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा कि यू नो यहाँ पर माइनस 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 आ जाएंगे,
यहाँ प्लस प्लस आ जाएंगे। हाँ, इज इट क्लियर? Yes. इनफैक्ट इसके लिए तो अंग्रेजी लिख लेते हैं। A conducting body with a cavity, a conducting body with a cavity can be treated as a body without cavity provided there is no charge in the cavity, समझ में आई ना अंग्रेजी? मतलब ये कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो आप इस कैविटी को आराम से इग्नोर कर सकते हो। आप पूरा मान लो कि मेटल है, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आएंगे आपके सारे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि उस कैविटी के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, अगर कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कैविटी को एक मेटल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो उस कैविटी के अंदर भी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। ठीक है, तो हमारा काम बहुत आसान होता है। कोई बाहर फील्ड निकालने के लिए बोला है, अंदर फील्ड निकालने के लिए बोला है। आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस वेयर वो क्या करते हैं, ऐसे कैविटी बना देंगे स्फेरिकल, उसका रेडियस दे देंगे, उसका एग्जैक्ट सेंटर की पोजीशन दे देंगे, ठीक है, बोलेंगे निकालो यहाँ पर फील्ड। लोग डर जाते हैं, जो कैविटी है, ओह माय गॉड, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सी ध्यान सुनना, फेमस क्वेश्चन, कंडक्टिंग शेल। X axis पॉइंट कर लो, ठीक है, y एक्सिस, और इस कंडक्टर का रेडियस बताओ कितना है? आर की वैल्यू कितनी है? 10। क्या बात है, अभी तुम स्टार्ट हो गई। तो कंडक्टर का रेडियस 10 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर से यहाँ पर कितना डिस्टेंस है ये? 20। करेक्ट, वेरी गुड, अच्छा पढ़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो 20,0 पे एक और चार्ज रखा हुआ है, तो Q0, और इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज दिया हुआ है Q1, ठीक है। ठीक है ना, ये है इसका सेंटर, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन सुनो आप, सवाल, फाइंड E एंड B। जब एक काम करता हूँ, टेबल, ठीक है, वही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ, इट्स अ कंडक्टिंग शेल। तो अंदर कुछ नहीं है,
0,0 पे निकालना है, देन 5,0 पे निकालना है, फिर 0,0 निकालना है, बट only because of induced charges. फिर वही सेम चीज 5,0 निकालना है, only because of induced charges. समझ में आ रहा है क्या? तो अपने पास 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ओरिजिन पे और यहाँ पे पोटेंशियल और फील्ड निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 2 रो में एब्सोल्यूट आंसर चाहिए मेरे को, और लास्ट 2 रो में सिर्फ इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो है वो निकालना है, ठीक है। तो करना ट्राई एक बार अपने आप से। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। तो कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को एक ही बात मानी जा सकती है, कैन आई अज्यूम दैट अ सॉलिड कंडक्टर इज एग्जैक्टली सेम एज कंडक्टिंग शेल? Yes. Reason? एक हॉलो शेल, मेटल की हॉलो शेल और मेटल का एक सॉलिड बॉल, इन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। क्या रीजन है? कैविटी। Solid conducting ball has got a huge cavity, then it becomes a conducting shell, right? समझ में आ रहा है क्या? As long as there is no charge inside, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आप इसको पूरा मेटेलिक बॉल, एक शॉर्ट पुट बॉल की तरह ट्रीट कर सकते हो, and your case becomes very easy. समझ में आ रहा है? सी ऐसे वो लोग ऐसे ना ऐसे पेन मारना चालू करते हैं, छोटा थोड़ा पॉइंट करके। फाइन, हो सकता है कि आप फर्स्ट स्टेप समझ पाए हो, सेकंड नहीं समझ पाए हो, लेकिन सेकंड स्टेप तक जा चुके हो, तो गो बैक टू द फर्स्ट वन अगेन। ये बता रहा हूँ ऐसा ही है, यू हैव टू गो टू एंड फ्रो, आगे जाओगे फिर पीछे आना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे फिर पीछे आना पड़ेगा, चेक करने के लिए, रिफर करने के लिए, राइट? हो जाता है। लेकिन तो एक्चुअल में ये पूरा मेटल है मेरे लिए, इट्स कंप्लीट मेटल। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द आंसर्स नाउ। 0 0, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। है मेटल के अंदर निकालना है भाई 0 0, सॉरी क्या अर्थ नहीं दिखा था कैमरे को शायद, इसलिए 0 हो रहा है। ठीक है, माय मिस्टेक, मैंने उसको अर्थ सोच लिया, सॉरी। तो ये 0 0 ये याद रखना, थोड़ा हाथ दूर तक ही पहुंचा, आई थॉट ऐसा है, कोई बात नहीं, समझ आ गया ना आपको? ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा ना, क्यों? मेटल के अंदर है, बट एक्चुअली मेटल नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम ट्रीट कर पा रहे हैं मेटल की तरह। हाँ, क्योंकि हमें पता है किसी मेटलिक बॉडी के अंदर अगर कैविटी होती है तो उस कैविटी को इग्नोर कर दो, उसको वापस मेटल से भर दो, कुछ रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, लेकिन अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं इसके बारे में, पोटेंशियल एट ओरिजिन। पोटेंशियल एट ओरिजिन, यहाँ पर कितने चार्ज ऑपरेट कर रहे हैं? 2 चार्ज, एक तो पॉइंट चार्ज है Q0 और दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो ये Q1 इस पॉइंट पे बैठा रहेगा या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड आई डोंट केयर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन हियर मुझे तो जैसा भी होने मुझे क्या फर्क पड़ता है ठीक है तो Q1 जो है यूनिफॉर्म नो यूनिफॉर्म इज रॉन्ग मतलब सॉरी ये Q1 बहुत ही घटिया और गिरे हुए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है तो वो Q1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ये Q1 और Q0 मिलकर अंदर आ जाएगा फील्ड जीरो करेंगे एंड हेंस जीरो राइट ठीक है इज इट क्लियर ओके तो हाँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे K Q0 20 अब इस पॉइंट पे इस सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है ये नॉन यूनिफॉर्म है यार ये कंडक्टिंग छोड़ो एक अब कंडक्टर भूल जाओ ठीक है बस ऐसे देखो एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज शेल है इंसुलेटर है नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर में फील्ड निकाल सकते हैं इसमें हम कैसे स्केलर क्वांटिटी वेरी नाइस ये स्केलर क्वांटिटी है राइट तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो कम हो तो क्या फर्क पड़ता है निकाला सेंटर पे ही ना सबको उठा के किसी को रख दो कोने में बॉक्से में बोलो K क्यूब आया as simple as that so I don't care about the uniformity of the charge as long as I am being asked about the potential at center समझ में आया ना ठीक है तो मुझे पोटेंशियल में अगर पूछा गया है तो मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है तो चुपके से बस ऐसे कर दो that's it अभी इज इट वेरी क्लियर यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा हाँ वही सेम व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देयर इज नो फील्ड इनसाइड राइट देयर इज नो फील्ड इनसाइड तो मार दो ऐसे उधर ही मार दो ठीक है समझ में आया क्या अबे यहाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा ना यहाँ से उठाने के लिए वर्क करना ही नहीं पड़ेगा हमको ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा हर जगह दैट्स इट फाइन अब बात करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस सिर्फ इन चार्जेस की वजह से मान लो मुझे यहाँ पर सेंटर पे फील्ड निकालना है या मान लो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना हो ज़्यादा ईजी होगा मेरे को ऐसे तो इजी पता क्या है मैं ना वो भी देता हूँ यानी ये नंबरिंग सबसे इजी कौन सा है टफ कौन सा हो जा रहा है सबसे इजी कौन सा है भाई इसमें ये सबसे इजी था ये से टफ था ये फिर ये ठीक है फिर ये ठीक है फिर ये वह स्पाइडर नहीं है डेंजर खतरा ठीक है आगे आधी हड्डी दो ठीक है एनीवेज तो अगला पॉइंट है ये ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सिर्फ इसकी वजह से Q1/10 होगा ना समझ में आ रहा है क्या क्योंकि ये बात की थी स्केल आ रहा है ना सही है अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह हाँ क्या ऐसे बोल सकते हैं Q0 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परफेक्ट वेरी गुड दैट्स करेक्ट क्योंकि नेट तो जीरो है ना भाई इस Q0 का उस Q का नेट जीरो है ना तो जो Q0 का होगा इस पॉइंट पे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका होगा ना इज इट क्लियर गुड तो K Q0 बाय I कैप या माइनस I कैप I कैप इज करेक्ट बिकॉज इस पॉइंट पे इसके से माइनस I कैप होगा तो इसकी वजह से प्लस I कैप हो जाएगा
फाइन सी बोला है ए और बी ने टोटल मिलाकर एक बैंक अकाउंट में 500 रुपये जमा किए। पता लगा ए ने 700 रुपये जमा किए थे, तो उसका मतलब बी ने 200 रुपये निकाले होंगे ना, राइट? या बोला जाए दोनों ने मिलकर जीरो अमाउंट जमा किया है, बट ए ने इंडिविजुअली 500 रुपये जमा किए, तो बी ने -500 जमा किए होंगे ना, मतलब 500 निकाल लिए होंगे। सेम गोज़ हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली 0, तो इसका और इसका मिलाकर फील्ड आया जो कि 0 है, और इस पॉइंट पे अकेले पॉइंट चार्ज का कुछ फील्ड इधर होगा, तो एग्जैक्टली उतना ही उसका भी फील्ड इस पॉइंट पे बट इधर होगा। समझ में आया क्या? जो कि हम सिर्फ इसी तरह से निकाल सकते हैं, और वी डोंट हैव एनी वे आउट हियर। फाइन। नाउ हाउ अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? ये 15 की डिस्टेंस पे है ना उससे, आई होप इट्स क्लियर। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से है, बट इफेक्टिवली 0 ही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड। V is equal to minus Q. हाँ, अभी हमने क्या लकीर यहाँ निकाल रखा है, वो आसान हो गया हमारे लिए। नहीं तो अगर सिर्फ ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते तो निकल ही नहीं पाता। समझ आ रहा है क्या? अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सरफेस के ऊपर, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, और निकाल सकते हैं के चार्ज बाय रेडियस। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो सिर्फ सेंटर का निकाल सकते हैं के चार्ज बाय रेडियस, बाकी का निकालने का कोई मेथड नहीं है हमारे पास। वैसे होता है लेकिन दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, ठीक है? या फिर एग्जैक्ट बताना पड़ेगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। फाइन, ओके। या तो दिस पॉइंट, at this point I cannot find electric potential because of this, because they are non-uniform, but I have got a special way. I found out electric potential here because of everything. वो भी मैंने सेंटर की वजह से निकाला था, मुझे कोई बोलता है यहाँ निकाला, तो नहीं निकाल पाता मैं। सेंटर का निकाला, सेंटर से मैंने यहाँ का निकाला। अब यहाँ में इधर का कंट्रीब्यूशन मुझे पता है कितना है, तो बचा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन होगा ना। Is it clear? इस पॉइंट पे एक्चुअल पोटेंशियल कितना था मालूम? 50 वोल्ट था, और इसने 10 वोल्ट क्रिएट किया है, तो इसने 40 वोल्ट क्रिएट किया होगा ना। हाँ, तो इस पॉइंट पे एक्चुअल पोटेंशियल ये हम निकाल चुके हैं। ये तो इस पॉइंट का एक्चुअल पोटेंशियल पता है मेरे को, ये है, मतलब इन दोनों सेम ही है। और इस पॉइंट पे इसका कंट्रीब्यूशन मुझे पता है कितना है, ये 20 बाई डिस्टेंस, तो सब्ट्रैक्ट कर दो वाले। ई यहाँ पर अंदर 0 है, अंदर यहाँ ई 0 है, तो वो सबकी वजह से 0 है। If E0 inside, that is 0 because everything put together. जब मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ ना, तो अंदर E0 नहीं है, इसीलिए यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है। मैं वापस समझाऊँ एक बार इसको। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि जब मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना हो रहा था यहाँ पर, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो रहा था यहाँ पर, बट दैट इज लाइक एक्चुअल में क्या है वो पूछा जा रहा था, तो मैंने इसके पुराने वाले क्वेश्चन का लॉजिक यूज़ कर लिया
भाई कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है भी तो उस कैविटी को आप इग्नोर कर सकते हो, बट उसके लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि उस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये एक शेल थी, इट्स अ कंडक्टिंग शेल, बट मैंने इसको इस तरह से परसीव किया कि इट्स अ सॉलिड कंडक्टर विद अ कैविटी, अ बिग कैविटी। तो सॉलिड कंडक्टर की तरह मैंने इसको ट्रीट कर दिया पूरा, कर सकते हैं ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब मैं बोल पाता हूँ अगर ये पूरा कंडक्टर है तो हर जगह फील्ड जीरो होगा, तो मैंने इधर फील्ड को जीरो कर दिया। तो बोला पोटेंशियल निकालो यहाँ पर मैंने कहा पोटेंशियल भी सॉरी सेम होंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ का पोटेंशियल निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था बिकॉज इस पॉइंट पे यहाँ की वजह से निकाल सकता हूँ बट उसकी वजह से नहीं निकाल सकता हूँ, वो नॉन यूनिफॉर्म है। बट मैंने ये लॉजिक यूज़ किया कि यहाँ का और यहाँ का सेम होगा। पहले मैंने यहाँ का निकाला और यहाँ वाले को यहाँ से इक्वेट कर दिया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और यहाँ वाला मैं इसलिए निकाल पाया था बिकॉज ये स्केलर है, राइट। तो ये दोनों आंसर्स आ गए। फिर मुझे बोला अभी नहीं अब तुम बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ओनली बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्जेस। तो जैसे ही मुझे बोला गया ओनली बिकॉज इंड्यूस चार्जेस, मुझे समझ में आ गया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने वाला है, राइट। जैसे ए और बी ने अकाउंट में जीरो अमाउंट जमा किया है, बट अगर कोई मुझसे पूछे ए ने कितना जमा किया है तो वो जरूर नहीं है जीरो, वो 500 है, राइट। सो मुझे बोला गया कि यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल निकालो ओनली बिकॉज ऑफ दिस, so that may not be this in that case. Only possibility that electric field will still be zero inside because of this is इसका भी जीरो हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, राइट। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था सिर्फ इसकी वजह से, तो मैंने कहा टोटल तो जीरो है, इसका इस तरफ था तो एग्जैक्टली उतना ही इसका इस तरफ होगा, ये आंसर आ गया यहाँ के लिए यहाँ के। फिर बात आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यहाँ पर सिर्फ इसकी वजह से, और सिर्फ इसकी वजह से आ रही है, तो वी कैन नॉट से कि यहाँ का सेम होगा, राइट। बट सबकी वजह से यहाँ का सेम होगा, और हम पहले निकाल चुके हैं कि यहाँ पर सबकी वजह से इतना आएगा। इसको लिखिए हाँ, तो सबकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, ये समझ चुके हैं हम लोग। अब इस पॉइंट पे से कंट्रीब्यूशन देख लिया जो कि इतना था, इस कंट्रीब्यूशन को इससे सेपरेट कर दिया, इतना बचा, फाइन। बिठा दूं पूरा ये, ओके। चलो थोड़ा कुछ मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ऐसे होते हैं कि जैसे दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ E0। अब एक चार्ज Q यहाँ से एंट्री मारता है, इसका मास M है। अब सुनो, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे बोलते हैं, ध्यान सुनना, कि चार्ज विद वेलोसिटी v0, चार्ज q and mass m enters in this zone, and sometimes they put it like this, charge q energized by a potential difference v enters in this zone। आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के बाद आपको ये बहुत ऑब्वियस लगेगा। देखो, जैसे मैं पूरी मैकेनिक्स की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पत्थर है, मास है उसका, मैंने उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया। एक तरीका ये है बोलने का, एक तरीका ये है बोलने का, मेरे पास एक पत्थर है मास m का, और मैंने उसको 50 m की काइनेटिक एनर्जी देके फेंक दिया। दैट्स सेम, राइट। तो अगर एक बहुत ही इजी लेवल में क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये भी पूछ सकता हूँ कि अच्छा बताओ, एक पत्थर को मैंने 50 m की काइनेटिक एनर्जी से फेंका है, उसका मास m है, तो उसकी स्पीड क्या होगी?
क्या टाइम पास कर रहा है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? इसका ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्जन ये बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये होती है, राइट? तो हम बोलते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को हमने फायर किया है विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि जो हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना वो ये हो जाती है, बस दैट्स इट। समझ में आया क्या? इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। स्कूल लेवल में बोर्ड लेवल पे तो इतने ही क्वेश्चन बना देंगे वो लोग, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सीन बोर्ड लेवल दे विल आस्क यू फाइंड द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हिच वाज एनर्जाइज्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे पूछेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ Q which was energized by potential difference of V0 volts, या maybe say 50 volts. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? Q V0 इक्वल टू हाफ, Q V0 मतलब 250 ना, 250 इक्वल टू हाफ एम स्पीड स्क्वायर। ठीक है, इससे भी याद आएगा Q और M दिया है। तो ऐसे में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। चार्ज पार्टिकल mass m and charge q was fired, right, and it had an energy, or it was energized by v potential, and the distance is d. So find the value of E naught such that it almost touches the lower edge. तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इट वॉज एनर्जाइज बाई वी वोल्ट, तो आप उसको कैसे सुनोगे? इट हैड स्पीड वी, दैट्स इट। सिंपल सिंपल, तो सिंपल करके सुनोगे ना आप। सो इट हैड अ स्पीड वी। अब देखो, अब हियर वी फॉलो कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हियर यहाँ पर ग्रेविटी इग्नोर कर दो, देयर इज नो ग्रेविटी। तो ये ऐसे रहेगा शायद, दिख रहा कोई? और यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा ये। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, तो कांस्टेंट स्पीड से, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे आता रहता है ऐसे। बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स व्हिच इज वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पर mg होता है, यहाँ पर q e नॉट होगा। सारे फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, बस तरीका ही होगा। वहाँ mg होता था, यहाँ पर q e होता है। जहाँ भी आप g लिखते थे ना, वहाँ q e बाई m लिख दो, बस। जहाँ भी आप q लिखते थे, आप g लिखते थे, वहाँ q e बाई m लिख दो। तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, टाइम कितना लगेगा उसको? असल में इसकी स्पीड v नॉट है, v नॉट यहाँ से आएगा ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने टाइम कितना लगेगा इसको? d by v नॉट, because there is no acceleration along the direction. याद आ रहा है प्लेट concept? There is no acceleration along the direction, so there will not be any force along the, sorry, there won't be any change in velocity in the direction, right? So it will be constant. टाइम हो जाएगा इसको d by v नॉट। v नॉट की वैल्यू यहाँ से आएगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0, और उसका एक्सेलरेशन था q e by m। अच्छा ये डिस्टेंस देना पड़ेगा, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। डिस्टेंस l दिया हुआ है, ठीक है? l इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। ये क्या हो गया?
ये ना हाँ बस करेक्ट, इससे ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 या 2। अच्छा एक्सपीरियंस में निकाल लो क्या? हाँ तो V0 को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपस से हम लोग वापस से सिंपलीफाई करते हैं इसको V0 square is 2qv by m इसका ई आ जाएगा ना। बाय क्योंकि कैंसिल हो गया बाय डी स्क्वायर है। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं होता है, एकदम मतलब फालतू क्वेश्चन है, लेकिन देखने में लगता है क्या चल रहा है। एनर्जाइज्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ओ माय गॉड, स्केप बिटवीन टू कैपेसिटर्स, वन कैपेसिटर टू प्लेट्स, ठीक है। और इसमें इनफैक्ट थोड़ा और मसाला डाल के लोग ग्रेविटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेविटी यूज़ करते क्या फर्क पड़ता है, एक्सप्रेशन में हम प्लस जी लगाए से और क्या, ठीक है। So V0 initial speed. Sorry? Direction. V0 is the initial speed in this direction. हाँ V0 is the initial speed along the direction यहाँ पे। ये क्लियर हो गया आपको? हटा लो। अच्छा मैंने कुछ और वेरिएशन देखे हैं, जैसे आप लोगों का SHM हो गया क्या? ठीक है, हो गया है, ठीक है। मान लो किसी को SHM नहीं भी आता तो इतना पता होता है कि टाइम पीरियड क्या होता है एक पेंडुलम का, 2√L/G होता है ना। तो कई बार क्या बोलते हैं पता है, इस पेंडुलम में एक चार्ज भी डाल दिया, इसका मास m तो था ही, तो फिर चार्ज क्यों डाल दिया, चार्ज क्यों डाल दिया, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन कर दिया। तो व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड, पता है आपको कैसे करना है इसमें? तो न्यू टाइम पीरियड के लिए उसका इफेक्टिव जी निकालना पड़ेगा, राइट। तो नया जी जो है क्या होगा, एक्चुअल जी दूसरा जो फोर्स लगाया, तो सर नया टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 2 पाई। यहाँ पे लास्ट टेस्ट में आया ही था क्या? सिंपल है ना ये, फाइन, ओके। नेक्स्ट, कई बार वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ना देकर they will say that there is an infinite plane here सिग्मा डेंसिटी, तो सिग्मा से यही फील्ड नीचे आएगा, उसकी वैल्यू नीचे जाएगी सिग्मा बाय, सो इट लुक इवन मोर हॉरिबल। समझ में आ रहा है क्या? तो कैसे बता रहा हूँ वेरिएशन कैसे आते हैं, सिंपल सा फंडा है 2.2L/G का, जी नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन था, तो उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया और ई की वैल्यू दे दी, तो ऐसा आ गया। तो ई की वैल्यू ना देकर वो लोग आपको एक इनफाइनाइट प्लेन दे देंगे, उस इनफाइनाइट प्लेन से ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, वो पुट कर देना। और ज़्यादा पेनफुल बनाना है उनको तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट प्लेन दे देंगे वहाँ की बजाय, जिसमें सिग्मा है ऐसे। समझ में आया क्या? तो लिखिए आप लोगों को, राइट, ठीक है। अब अगर यहाँ जब प्लेन दे देंगे तो उसकी स्पीड क्या होगा, यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब जो एक्सेलरेशन है वो नीचे ना होकर, नीदर हियर नॉर हियर, इट विल समवेयर हियर, राइट, समवेयर हियर।
दैट्स करेक्ट। तो अब जो इफेक्टिव जी है ये नहीं रहेगा, वो बिठा दो ना इसको, हाँ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कैसा है, कैसा फील्ड है? इनफाइनाइट है शीट, सिग्मा दिया हुआ है, उसके लिए फील्ड यहाँ पर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? तो पक्का समझ आया ना? कितने लोग आगे आप ट्राई करना एक बार देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया, फोर्स आ गया, ग्रेविटी फोर्स चला गया, तो नेट जी ऐसा आ जाएगा। एक और वेरिएशन दे सकते हैं इसके अंदर, वो बोलेंगे find the value of sigma such that the new electric field is 2 pi root of L by root 2G, ऐसा बोल देंगे लोग। बोलो ऐसा सिग्मा बताओ, ऐसा सिग्मा बताओ जिससे नया टाइम पीरियड हो जाए। तो आपने क्या किया है, ग्रेविटी को रूट 2 टाइम बढ़ा दिया है। ऐसा कब होगा, जब इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर हो जाएंगे, राइट? समझ में आ रहा है ये? इन दैट केस mg इक्वल टू q सिग्मा बाय सिग्मा आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, वहाँ पर जाना ही नहीं है उसके अंदर, सीधा कोई लाइन लिखनी है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो देयर इज नो एंड ऑफ दीज क्वेश्चंस। कराने बैठो तो अभी आई कैन टेक 50-20 मोर लेक्चर्स, 15-20 मोर लेक्चर्स, बट सो कोई तरीका नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सो नाउ यू जस्ट सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, आई विल कीप ऑन मेकिंग सच फ्यू मोर वीडियोस। तो ऑप्शनल होंगे, जो खुद कर पा रहे खुद करते रहें, जिनको लगता है कि हेल्प चाहिए लेकिन गो थ्रू दोज वीडियोज। ट्यूटोरियल लेक्चर्स होंगे, दिस आर वन ऑफ देम। One more thing, we'll be conducting a test soon. That will come as a surprise. ठीक है, तो जब तैयार है ना, अगले एक हफ्ते में हो जाएगा कभी तो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, देन आई रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर टेस्ट एनालिसिस। चलो बाय।